जो सदन में बैठ करके सभी बजट की जो मुख्य बातें हैं, जितना भी उसका एस्टिमेट्स और जितनी हमारी योजनाएं हैं, वो सब आपने सुनी होंगी। फिर भी उसमें हमारा फोकस जिन चीज़ों पर रहा है वो मोटे मोटे विषय आपके सामने मैं रखता हूँ। फिर भी आपको उसमें से कोई बात जानकारी लेनी होगी तो फिर आप उसमें से जानकारी लेना। पहली बात तो ये है कि वित्त मंत्री होने के नाते मुझे पाँचवा बजट ये पाँचवीं बार इस बजट को प्रस्तुत करने का मौका मिला। संयोग से पिछले साल भी 23 फरवरी को का दिन था जिस दिन ये बजट पेश हुआ था। आज भी 23 फरवरी है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 11.37% ये बजट हमारा अधिक रहा। कुल बजट का जो प्रस्ताव किया है 1,89,876.61 करोड़, और जो पिछली बार था 1,70,70,490.84 करोड़। ये सब पिछले भी संशोधित अनुमान हैं और ये प्रस्तावित अनुमान है। फाइनल जब इसके रिजल्ट आएंगे वो आपको सामने मिल जाएंगे। विशेष तौर पर इसमें जो जीडीपी जो हमारी विकास दर है उसके अंदर जैसे राष्ट्रीय जीडीपी की विकास दर वो आपको पता है कि 7.3% का अनुमान है और हमारा अनुमान जो है 8% का है। तो हम केंद्र की जो हमारी दर है उससे भी हमारी विकास दर ऊपर है। इसी प्रकार से जो जीएसडीपी इसमें प्रति व्यक्ति आय है वो भी हरियाणा की जो है वो देश की आय से प्रति व्यक्ति आय से काफ़ी ज़्यादा है। जीएसडीपी का जो दर है, वृद्धि दर केंद्र की 5.6% है जबकि हरियाणा की 6.1% है। उसमें भी हमारी जो दर है वृद्धि दर उसमें ज़्यादा है। हमारा जो योगदान है, हिस्सेदारी है केंद्रीय जो जीडीपी है उसके अंदर पिछले वर्ष यानी 14-15 में ये थी 3.5% परसेंटेज का अपने आप बड़ा महत्व होता है। चाहे वो थोड़ा भी बढ़े तो भी परसेंटेज है, इसलिए बढ़ना एक मायनेदार उसका मामला रहता है। जो 3.5 से बढ़ करके अब हम 3.7% पर आ गए हैं, जबकि हमारा आबादी देखा जाए तो जस्ट इट इज़ 2%। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 1.4% एरिया है। फिर भी हम केंद्र के पूल में यानी इस जीएसडीपी का योगदान हमारा हिस्सेदारी तो 3.7% तक ये बढ़ गई है, जो हमारे एक अच्छे हमारी जो आर्थिक हमारे जो मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं, हमारी जो स्थिति है वो अच्छी दर्शाते हैं। जैसा मैंने प्रति व्यक्ति की बात की है तो केंद्र की जो प्रति व्यक्ति आय गिनी जा रही है वो 23-24 में अभी 1,85,854 है, जबकि हरियाणा की गिनी जा रही है 3,25,759, यानी एकदम मैं कह सकता हूँ 60% वहाँ से ज़्यादा है। जो हमारे तीनों क्षेत्र होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसका भी जो हमारा जो हिस्सा रहता है हमारी इस प्रतिशत वृद्धि में, वो वृद्धि प्राइमरी क्षेत्र यानी एग्रीकल्चर 8.6% है, सेकेंडरी यानी इंडस्ट्रीज़ 6.3% है और सर्विसेज 13.8% है इंक्रीज़। इस प्रकार का इसका ये अनुमान भी अपेक्षा अनुसार ही है, क्योंकि सर्विसेज का प्रतिशत हमेशा ज़्यादा रहता है। कृषि और इंडस्ट्री में थोड़ा ज़रूर हम सोचते हैं कि इंडस्ट्री अगर थोड़ा और ज़्यादा बढ़े तो उसका लाभ ज़्यादा होता है। अभी इंडस्ट्री कृषि से कम है, लेकिन फिर भी कृषि, क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि बाहुल्य प्रदेश है, उस नाते से उसकी वृद्धि भी हमारे प्रदेश के अनुकूल ठीक बैठती है, इसलिए उसकी कोई हमें कठिनाई नहीं है। जहाँ तक परिव्यय का विषय है वो मैंने बताया है कि 70% के आसपास हमारा जो परिव्यय है वो राजस्व पर है और जो पूंजीगत है वो 29.19 है। हमारे जो राजकोषीय घाटा जो लिमिट है 3% की, उस 3% से कम लगातार कम चल रही है, हमने कभी इसको बढ़ने नहीं दिया। ये 23-24 में भी 2.8% था और अभी भी 2.77% का अनुमान है। कोविड के बाद लिमिट 3.5 हो गई थी, लेकिन अभी वापस वो 3 हो गई है। हाँ, पहले कोविड के समय इसको जैसे भी सारे देश की और दुनिया की हालत हो गई थी
तो उस समय ये लिमिट्स बढ़ा दी गई थी, 3 के बजाय 3.5% कर दिया गया था। हम तब भी 3 से नीचे ही रहे, कभी हम बढ़े नहीं, लेकिन अभी वापस 3 हो गई है तो भी हम 3 से नीचे ही हैं। 2.8% पिछली बार था, अभी और ज़रा कंट्रोल में हम आए हैं तो 2.77% है, उसको हमने कम ही किया है, बढ़ने नहीं दिया है। और यही अनुशासन हमारा जो एक प्रकार से बना रहे, ऐसा हम लगातार हमारी व्यवस्थाएं ठीक बनी रहें, इसका हम प्रयत्न करते हैं। और जो सकल ऋण स्टॉक, इसकी भी अपनी एक सीमा रहती है, और उसमें भी 23-24 में जो इसका अनुमान, यानी जो पहले सीमा होती थी कोविड से पहले उसकी 25% होती थी, लेकिन कोविड में 33.3% हो गया था ये। पिछले साल इसका जो लिमिट था वो 33.1% था। उस 33.1% के अगेंस्ट भी हमारा 26% का ही ये जो अनुपात है वो रहा था, जो वेल विद इन 33.1, और इस बार 33 पॉइंट की बजाय वो भी 32.8 हो गया और कम हो गया है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो भी ये सीमाएं निर्धारित होती हैं, आगे फिर वापस 25 तक, जैसे देश की स्थितियाँ अच्छी होंगी तो 25% तक ही आने की संभावना बन सकती है, लेकिन अभी धीरे धीरे घट रहा है। 33.3 से 33.1 आया, 32.8 आ गया, उसमें भी हम विद इन पैरामीटर्स हैं। तो इस बार 24-25 का जो हमारा अनुमान है 26.1% तक ही हमने इसको रखा है। फिर बहुत योजनाएं हमारी हैं, लेकिन जो खास करके नई हैं, जो उल्लेखनीय हैं, जिनके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। पैक्स हमारी जो संस्थाएं, कोऑपरेटिव संस्थाएं किसानों के लिए चलती रही हैं, उसमें केवल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तक वो सीमित होती थी। अब उसका नाम बदल करके हमने CM पैक्स कहा है। तो CM पैक्स का मतलब कंसोलिडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीपल एक्टिविटी कोऑपरेटिव सोसाइटी। CM का मतलब चीफ मिनिस्टर से नहीं है। आपका धन्यवाद, लेकिन वो नाम ऐसा बन गया, हमको पसंद आ गया, हमने कहा ठीक है, CM पैक्स अच्छा नाम है। तो इसलिए उस योजना के अंतर्गत अब उसमें केवल एग्रीकल्चर तक सीमित न रह करके एंटरप्रेन्योरशिप में भी वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनेंगी उसमें भी अपना काम कर सकते हैं। तो ये 500 नए PM पैक्स ये बनाए जाएंगे और शुरुआत इसकी हम कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा है? हाँ, वो पैक्स तो चल ही रहे हैं, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा है। और इसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा कि आगे किसी प्रकार भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ घाटे का सौदा न बने, ताकि हर एक को उसका जो मेंबर्स का एक डिविडेंड है उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो भी मिलता रहे। सरकार को जितनी सहायता करनी है तो वो करेंगे ही, लेकिन पैक्स कई बार ध्यान न देने पर घाटे में जल्दी आते हैं। उसके कई कारण भी हैं, लेकिन आगे वो कारण इन पैक्स, PM पैक्स में, CM पैक्स में न बने, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। पेंशन के नाते तो पेंशन के नाते जो प्रोएक्टिव होकर के हमने ओल्ड एज पेंशन दी है, अगले 3 महीने में अन्य प्रकार की भी जो योजनाएं हैं, 40 वर्ष से ऊपर के जो विधुर हैं, 45 वर्ष से ऊपर के अविवाहित हैं, या जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनकी पेंशन स्कीमें लागू की गई, वो भी प्रोएक्टिव होकर के उनके घर पहुँचे, और उनको जिनके नहीं बन पाए हैं उनके पास डाटा हमारे पास आ गया है, सभी डाटा, वो उनकी पेंशन हम उनके घर पर बना करके देंगे। जो विषय एक और छूट गया था वो ये है कि PM पैक्स के माध्यम से जो किसानों को ऋण दिए जाते हैं, उस ऋण में जब कभी डिफ़ॉल्टर होते हैं तो उनके ऊपर ब्याज और पेनल्टी लगती है। तो ब्याज और पेनल्टी का भी हमने एक प्रावधान किया है कि पहले भी एक बार हम कर चुके हैं, दोबारा से फिर 30 सितंबर 2023 से पहले का जिन्होंने ऋण ब्याज लिया हुआ है, वो अपना ऋण लिया हुआ है, उस ऋण पर लेने के बाद जो भी उनकी पेनल्टी और इंटरेस्ट है, हालांकि 30 सितंबर के एकदम नज़दीक लिया होगा तो उनका तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि 1 साल तक ये होता है कि डिफ़ॉल्ट अगर 1 साल के बाद होता है तब पेनल्टी लगती है। तो देखा जाए तो अभी जो चल रहा है, इससे 1 साल पहले जिन्होंने लिया होगा और नहीं भरा होगा, उन्हीं का ब्याज और पेनल्टी लगेगी। वो सारा ब्याज और पेनल्टी इस शर्त के साथ कि 31 मई 2024 तक वो इस पेमेंट को भर दें, तो उसमें लगभग 5,47,000 ऐसे किसान हैं, और 2000 वो आंकड़ा मेरे पास रह गया, 2000 के करोड़ के आसपास, 2140 करोड़ रुपया तो उसका पूंजी मूल है ओरिजिनल, और 1700 कुछ करोड़ रुपया उसका ब्याज इंटरेस्ट है जो हमने माफ़ किया है। वो अगर सब समय से भर देते हैं तो उसमें उनको दोबारा से लोन लेने की सुविधा मिल जाएगी,
क्योंकि एक बार कोई डिफ़ॉल्टर हो जाए तो फिर बाद में ऋण भी नहीं ले सकता, इसलिए उनको ऋण की सुविधा दोबारा से मिल जाए। ऐसे ही हमने जो पेंशन जो देते हैं, जो खास करके ईपीएफ लेते हैं, और ईपीएफ का जो भविष्य निधि उनको मिलती है, उनको ओल्ड एज पेंशन से रह जाते हैं वंचित। शर्त लगी हुई है कि कोई और प्रकार की पेंशन कोई ले रहा होगा तो उसको ये 3,000 रुपये नहीं मिलेगा। लेकिन जो ईपीएफ वो लेते हैं उस पेंशन को, जिसको कर्मचारी भविष्य निधि, कईयों की तो 3,000 से काफ़ी कम है, कोई 1,000 ले रहा है, कोई 1,500 ले रहा है, तो उनकी शिकायत है कि मैं उधर से भी गया, इधर मिलता कुछ नहीं है। तो हमने वो जो गैप होगा 3,000 के बीच में और जो पहले से ले रहा है, उस गैप को उनको देना शुरू करेंगे ताकि उसको 3,000 पूरा मिल जाए। ये एक प्रावधान हमने किया है। हरित स्टोर की बात की थी कि हमने एक पीछे योजना बनाई थी जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड सप्लाई की व्यवस्था के माध्यम से रिटेल शोरूम्स बनाने के लिए एक हरित स्टोर्स की योजना कोऑपरेटिव के माध्यम से बनी थी। उसमें भी 1,000 के आसपास पहले से स्टोर चल रहे हैं। अभी और नए 1,000 हरित स्टोर्स ये खोले जाएंगे, अप्लाई कराएंगे और उनको स्थान अपना वो चयन करेंगे और उनको कुछ सुविधाएं हम देंगे और बाद में उन स्थानों पर उनको सप्लाई चेन में जोड़ लिया जाएगा। ये तो जो अप्लाई करेगा, जो चला सकता है, कोई भी आ सकता है। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हमने जो अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इसमें हमने घोषणा पहले की थी, दोबारा से फिर इसको आज अनाउंस किया है कि जो गरीब परिवार हैं उनको 1 लाख रुपए तक की जिनकी वार्षिक आय है, तो उनके मेंबर्स को 1,000 रुपया 1,000 किलोमीटर पर वर्ष हर व्यक्ति उसको एंजॉय कर सकता है। उसके लिए अलग से उनको कार्ड इशू किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड अभी शुरू कर दिए हैं हमारे रोडवेज ने, और उन सब के कार्ड के बाद वो अपने आप काउंट होता रहेगा। जिस दिन 1,000 से ज़्यादा किलोमीटर से हो जाएंगे उसके बाद उसको किराया देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि गरीब परिवार को 1,000 किलोमीटर हर एक सदस्य बड़ा मुश्किल ही होता है उसको, कोई क्योंकि नौकरी तो उसकी है नहीं, 1 लाख से कम है तो माने 8,000 रुपया प्रति महीने की इनकम है। इसका मतलब बहुत गरीब परिवार है, तो इस नाते से उनकी ट्रैवलिंग भी इससे ज़्यादा नहीं होती होगी, इसलिए वो सारी ट्रैवलिंग मोटे रूप से पहली मार्च से शुरू करें। हर मेंबर को ये यात्रा आपको क्या राज्य में भीतर के राज्य से बाहर करें? रोडवेज की बस, रोडवेज की बस। परिवार के सदस्यों की संख्या भी कोई है? नहीं, वो इनकम है 1 लाख। उस 1 लाख में बल्कि अगर कम मेंबर हैं तो वो थोड़ा कम गरीब है, अगर ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे तो और ज़्यादा गरीब है। तो लिमिट तो कर ही नहीं सकते। लिमिट तो हम लोअर लिमिट तो लगा सकते हैं कि एक मेंबर वाले को नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, हम सबको कर रहे हैं। इसका नाम भी जो है हैप्पी स्कीम रखा है, हैप्पी। वैसे लॉन्च ये मार्च में होनी है। मार्च में पहले हफ्ते में होता है। हाँ, ये मार्च में बस में होगा कि एसी बस में भी लागू होगा? सामान्य बस में, हाँ, इसी में नहीं। पहले योजना लेके जा रहे हैं, वो अलग है, वो अलग स्कीम। वो योजना अलग है। दूसरा है प्रधानमंत्री जी ने जो सूर्योदय योजना लागू की है, जिसके अंदर 1 करोड़ लोगों को सौर ऊर्जा के नाते से उनको ऑपरेटर्स देने के लिए 60,000 रुपये की सब्सिडी, अप टू 2 किलोवाट अगर कनेक्शन है तो 60,000 रुपये की सब्सिडी वो देने के लिए वो कहेंगे। लेकिन इस पर खर्चा 1 लाख रुपये से ज़्यादा आता है, 1,15,000। अगर 2 किलोवाट का कोई लेता है और उसका जो बाकी खर्च है अप टू 50,000 रुपया, वो हरियाणा सरकार उसमें सहायता देगी। उसको तो मुफ्त ही होगी, बल्कि उसका जो बिजली है जो एक्स्ट्रा बचेगी उसकी अपनी कंजम्पशन के बाद वो उसे पॉलिसी में से बनाएंगे। हमारा कहना है कि उसको मुफ्त मिलनी चाहिए। उसको जब तक जो इसका ऋण या सब्सिडी जो हम 50,000 देंगे उसमें कोई एडजस्टमेंट करेंगे कि उसको पैसा ना भरना पड़े, लेकिन उसमें से अगर ऊर्जा बचती है तो उसमें उसको कितना कवर किया जा सकता है, उसकी एक विस्तृत योजना बनेगी। 50,000 तो सब्सिडी दे रहे हैं। नहीं, एक सहायता है, उस सहायता में सब्सिडी भी होगी, ऋण भी होगा, लेकिन उसको एक निश्चित समय तक उसको इनकम, उसकी जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा होगी वो हम डिपार्टमेंट को देंगे, उसका एक हिसाब बनाएंगे और उसके बाद बाकी बचेगा तो उसको छोड़ देंगे। अभी तो इसमें हमने 1 लाख लोगों को देने की बात की है जो पहले अप्लाई करेंगे। पोर्टल बनाएंगे, उसमें योजना बनेगी, देखेंगे। जो सक्षम है वो भी ले सकते हैं? नहीं, उसमें 180 के जो रजिस्टर्ड हमारे पास परिवार है वही। अब मैं सोचता हूँ कि 180 बार हम कहते हैं, इसको हम बीपीएल कहना शुरू करते हैं अपनी स्टेट के लिए, हरियाणा स्टेट बीपीएल। वही हरियाणा स्टेट बीपीएल। मुझे आज महसूस हुआ कि मैं बार 180 कहता हूँ,
तो आगे से टर्म यही रखेंगे हरियाणा बीपीएल। बीपीएल का मतलब 1,80,000 से बाकी देश में बीपीएल 1,20 तक है। हरियाणा में। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हरियाणा बीपीएल को ये सुविधा होगी। एक जो हमने युवकों को मिशन 60,000 के तहत उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही है, उसमें सबसे पहले उनको कौशल विकास का प्रशिक्षण देंगे। 2 योजनाएं तो उसके अंदर हम घोषित कर ही चुके हैं। एक 7,500 लोगों को वन मित्र वो इसी के अंतर्गत आएंगे, और एक 10,000 युवकों को ठेकेदारी की ट्रेनिंग ये हम दिलाएंगे। तो इसमें से 17,500 तो ये घोषित हो गए हैं, बाकी भी अन्य नई योजनाओं में घोषित करके इस वर्ष में 60,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे। इसमें एचकेआरएफ का कोई इशू नहीं है। इसमें अप्लाई तो वो कहीं ना कहीं कराएंगे ही। आखिर जैसे पोर्टल हमने अलग बनाया है जो बीटेक और ये आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग उनका पोर्टल बनाया उसमें अप्लाई करेंगे, ऐसे ही वन मित्र का पोर्टल बनाया उसमें अप्लाई करेंगे। और इसमें अगर वो लोग उधर भी हैं कहाँ एचकेआरएन में तो वहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि एचकेआरएन में भी हर प्रकार के लोग हैं, वहाँ भी एक कुछ ना कुछ नियम तो हैं। उन नियमों में हो सकता है कई लोग बिल्कुल कभी भी ना आए, केवल रजिस्ट्रेशन हो गया, उनको बहुत जल्दी पता लगने वाला है उसका। तो हम ओपन एक रैंकिंग क्या है किसकी, वो रैंकिंग की जानकारी उनको देंगे। तो हायर रैंकिंग वाले ही चांस उनके रहते हैं। मानो रैंकिंग 65, 70, 80 है तो उन्हीं को मिलेगी। किसी की रैंकिंग आएगी 35, 40, 50 आ गई तो उनको पहले ही बताया कि हम तो कभी आएंगे नहीं। सर 60,000 में आ जाएगी। हाँ, और तो जो उससे नीचे आएगा तो मिशन 60,000 में आएगा। तो अलग अलग तरह के काम हैं जो जहाँ जाएगा। फिर हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए घोषणा की है कि बहुत डिमांड हमारे पास आई हुई है, लगभग 600, 650 चौपाल हैं बीसी और एससी चौपाल, उनके मुरम्मत का विषय हमने उसको सारे को ध्यान में रखते कि और भी जो लोग अप्लाई करेंगे उसके लिए हमने अलग से 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और ये मानो कि अगर 5 से 10 लाख रुपया कभी भी लग सकता है रिपेयर के ऊपर, तो ऑन एवरेज मानो हाईएस्ट साइड में 10 लाख भी हम करें तो 100 करोड़ का मतलब ये होता है कि कितना हुआ, 1,000 धर्मशालाओं के लिए 10 लाख के हिसाब से 100 करोड़ रुपया हो सकता है। तो 600, 650 की डिमांड हमारे पास आ गई है, और भी जो डिमांड करेंगे उनको हम देंगे। ग्राम पंचायतों में पहले हमने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रावधान किया है, उसके अंदर एक टिप्पर है, कुछ एम्प्लॉइज भी उसको देंगे ताकि उठा करके वो गाँव की सफाई रख सकें। अभी तक 10,000 से ऊपर की आबादी वाले गाँव उसमें लिए थे, अब उसको आज हमने 7,500 की आबादी के ऊपर के गाँव को भी शामिल कर लिया है। ऐसे ये 3 से 3,500 गाँव सब मिला करके हो जाएंगे। 10,000 से ऊपर तो 150 के आसपास गांव हैं, लेकिन 3,500, 7,500 का मतलब ये कि उसमें 3,000 से ऊपर गांव और जुड़ेंगे। नियमित कॉलोनियाँ हमने की हैं लगभग 1200-1300 कितनी 1152 कॉलोनियाँ हमने नियमित की हैं। अब उनके विकास, क्योंकि कॉलोनी का नियमित करने का मतलब एक तो ये है कि अब उनको रजिस्ट्री कराने की सुविधा, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनकी कोई भी काम रुकेंगे नहीं। अब उसमें विकास की भी आवश्यकता है, तो 500 करोड़ के आसपास तो पहले मंजूरी हो चुकी है, 400 कुछ करोड़ है। अब 1,000 करोड़ रुपए की राशि हमने उसके लिए और आज घोषणा की है एक्स्ट्रा, कि इसमें अगले वर्ष में उनका नियमितीकरण किया जाए। कॉलोनी तो आपने कह रहे थे कि 2400 कॉलोनी अभी और कर रहे हैं धीरे धीरे। और उसमें एक बड़ा पार्ट ऐसा है, उसमें कुछ कॉलोनियों में छोटे छोटे 2 एकड़, 3 एकड़, 1 एकड़ पैचेज हैं जो अनियमित हैं। अब पुराने समय में कभी कोई ऐसा नियम बना होगा कि जो बनी हुई बिल्डिंग्स हैं उन्हीं को लेकर के उसको नियमित करते हैं, खाली प्लॉट छोड़ देते हैं। वास्तव में वो उचित नहीं है। एक एरिया पर्टिकुलर होना चाहिए कि अगर नियमित है तो ये पूरा एरिया हो गया, उसमें प्लॉट खाली है चाहे बना हुआ है, आज नहीं बना तो कल बनेगा। तो हम आगे से जो नियमित कर रहे हैं वो पूरे एरिया को कर रहे हैं, और पहले जो कॉलोनियाँ इस प्रकार के पैचेज बचे हुए उनको भी रेगुलर कर रहे हैं। वो भी लगभग 2200 ऐसे पैचेज हमको मिले हैं कि जो इसको हमको नियमित उसमें करना है। लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी पूरी करके कि उनके रास्ते लिंक उनके ठीक से बने हुए हैं, तो नालियाँ पहले भी लोगों ने बना तो रखे ही हैं वो सब, लेकिन उसको नियमित करने में उनको सुविधा हो जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है। शहरों के अंदर ऑडिटोरियम बनाए जाएं। अभी तक तो लोग अपना धर्मशालाओं में टेंट लगाकर कम्युनिटी सेंटर इसमें अपने काम चलाते हैं, लेकिन ऑडिटोरियम जिसमें विधिवत वहाँ इस प्रकार की ट्रेनिंग्स हैं, भाषण हैं, सेमिनार्स हैं, तो ऐसे ऑडिटोरियम बनाए जाएं। तो हर जिला जो परिषद, जो हर नगर परिषद है उसमें एक, और जो नगर निगम है उसमें, बड़े नगर निगम है उसमें 2-2,
और जो छोटे नगर 9 हैं उसमें 1-1, तो ऐसे 21 और 4 25 नए ऑडिटोरियम बनाने की भी, जिनकी क्षमता 500 से लेकर 1000 तक होगी, इसकी भी आज हमने घोषणा की है। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, ये भी बनाई जाएगी। फिर जो हमारे बहुत कम हैं, कहीं कहीं अब उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उन सबको दोबारा से रेनोवेट करना, और जहाँ कहीं शहर बड़े फैल गए हैं, कहीं अगर और भी आवश्यकता होगी तो उस नाते से उसको एक सुनिश्चित करेंगे, जहाँ एक से ज़्यादा की ज़रूरत होगी, 2 की ज़रूरत होगी 2 करेंगे, ताकि उसका एक बच्चों को जो पढ़ने वाले लोग हैं उनका आवागमन अच्छा हो जाए। अब इस मामले में हमारा पहले की व्यवस्था में कोई एक सिस्टमेटिक नहीं है, किसी नगर पालिका ने, यूएलबी ने अपने आप बना ली अपने आप संभाल करते हैं। अब उसको स्टेट लेवल पर उसको एक सिस्टम बना करके हर एक लाइब्रेरी का ध्यान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी अपने आप में जितनी भी हैं बहुत अच्छी हैं बनी हुई। वो बहुत पहले से मुझे पता है कि मैं जब दिल्ली में रहता था तो रेलवे स्टेशन के सामने एकदम गांधी पार्क के कोने में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है। ऐसे लाइब्रेरी का एक विधिवत सिस्टम बनाया जाए, ताकि अब रुचि बहुत हो गई है नौजवानों की हमारे जो लाइब्रेरी के प्रति पढ़ने। अभी आज योजना घोषित की है, बाकी डिपार्टमेंट बैठ करके हायर एजुकेशन और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लोग मिल करके इसकी योजना बनाएंगे। ऐसे ही जो हमारे GMDA, FMDA, PMDA, SMDA और अब HMDA ये जो बने हैं, नगर निगम के जो प्राधिकरण बने हैं, विकास प्राधिकरण, इन सब के भी विकास की योजनाएं जो मैंने घोषित की हैं, 3 जगह के लिए स्टेट ने सोनीपत, पंचकुला और हिसार, इनकी लाख तक है। हाँ, 5 लाख से ऊपर होगा तो वो इसमें नहीं है अभी। अब तो ये हमारी ये प्रदेश के लिए सबसे बड़ी योजना होगी एक की। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से योगशालाओं के साथ है क्या इसमें? मैं देख रहा हूँ सर। नहीं सर, हम यहाँ तो है 6 से अधिक है, 6 से अधिक है, इंग्लिश में 6 से अधिक है, फिर तो ये कहाँ से आ गया? ये कागज तो है गैलरी में कागज है, ये कागज में गैलरी में चेक करा देते हैं सर। चलो अब क्लियर तो हो गया। देखना कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ना भैया, एक समय जो विचार किया गया था 6 से 10 किया था, फिर अभी कल ही हमने 10 वाली लिमिट खत्म की है, तो ये रात को छपके जो फाइनल तैयार हुआ उसमें अब फाइनल हुआ। की कॉपी होती है सारी, अगर बजट स्पीच देखेंगे तो उसमें नहीं है। हम मिली नहीं स्पीच। हाँ कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। योगशालाएं जो हमने गांव में बनाई हैं, अभी तक तो योगशाला का उपयोग केवल योग कराने के नाते से ही हो रहा है। अब उन योगशालाओं के साथ एक 2-3 कमरे का एक डिज़ाइन बना करके वहाँ वेलनेस सेंटर्स ये बनाएंगे, और उस वेलनेस सेंटर्स में जो सामान्य आयुर्वेद की जितनी जानकारियाँ हैं, जो योग सहायक हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे, ताकि वहाँ मानो कुछ छोटे छोटे जैसे जड़ी बूटियों की कोई विषय होते हैं उसकी जानकारी, डाइटिशियन इस नाते से जानकारी कि किस व्यक्ति को खान पान में क्या सावधानी रखनी चाहिए, और फिर साथ में फिजियोथेरेपी, इस प्रकार के गांव के अंदर व्यक्ति स्वस्थ बने रहें। तो ऐसे कोर्सेज के माध्यम से वेलनेस सेंटर्स का एक 500 वेलनेस सेंटर्स का ये आज घोषणा की है। ड्रोन दीदी का विषय आया है कि वैसे तो 3 लाख बहनों को, और हम लोग जो 1 लाख तो पहले से लखपति दीदी हैं, 2 लाख लखपति दीदी और बने, ऐसा कुल मिला के वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहने हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में अभी तक कोई इसका एनालिसिस ज़्यादा कर नहीं पाते थे कि भी कितना वो कमा रही हैं, कितना उनको पैसा आ रहा है, केवल रजिस्ट्रेशन होता है, थोड़ी बहुत सुविधा लोन की उनको मिलती है, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन के बाद इनकम कितनी होती है उनका भी ज़रा हिसाब किताब रख के कि कम से कम 1 लाख रुपया वो बहन कमा ले साल का, अर्थात 8-8.5 हज़ार रुपया उसको हिस्से का मिल जाए, क्योंकि समूह तो इकट्ठा ही काम करता है और इकट्ठी उनकी इनकम होती है। 10-10 का लगभग समूह होता है, तो ऐसी 5000 बहनों को 500 जो समूह हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको ड्रोन की ट्रेनिंग, ड्रोन चलाने की, उसके रख रखाव की ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर बाद में एक ड्रोन की कीमत लगभग 5 लाख 6 लाख आती है, तो एक ड्रोन उनको बाद में दिया जाएगा, जो ऐसा रजिस्टर करेंगे, अपने आप ट्रेनिंग लेंगी 3 महीने की, बाद में 5 लोग का ड्रोन देंगे, वो फिर किसानों को किराए पर देना, या उनके खेत में मानो स्वयं भी जा कर के वो काम कर सकती हैं, खाद इसकी बीज वगैरह की, और भी कोई उपयोग अगर होगा, क्योंकि ड्रोन का उपयोग धीरे धीरे इमेजिंग के लिए भी शुरू हो जाएगा। अभी तक जैसे फसलों की हम सर्वे करते हैं, तो वो सर्वे सैटेलाइट का पहले चला, अब ड्रोन से भी संभव हो गया है,
तो हर खेत का सर्वे या और प्रकार के गवर्नमेंट के कई प्रकार के सर्वे हैं, तो ये काम बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने वाला है। इसमें भी उन बहनों को ट्रेंड करके उनको लखपति बनाया जाए, इस नाते से इसमें काम किया। ऐसे ही स्वयं सहायता समूह अपना जो उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद इनका होता है, उसकी बिक्री के लिए शहरों में एक व्यवस्था की जाए। अभी तो 10 से 15 ऐसे पोटा केबिन बना करके हम दे रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर इनको 50 तक भी ले जाया जा सकता है, और वो बुकिंग करेंगे अपने एक पोर्टल पर। उनको 1 दिन के लिए चाहिए, सप्ताह में 2 दिन के लिए चाहिए, महीने में 1 दिन के लिए चाहिए, क्योंकि उनका उत्पाद कितना होगा और कितने दिन में बिक जाएगा उसके हिसाब से वो बुकिंग करेंगे एक नॉमिनल से रेट के ऊपर। और उसकी व्यवस्था यूएलबी ही करेंगे सामान्यतया। एक जगह ऐसा भी था कि जहाँ जगह जिला परिषद की है, उनका हम अपना बनाते हैं। हमने कहा ठीक है बना लें, शहर के अंदर कहीं बन सकता है। अभी जिला केंद्रों से शुरू कर रहे हैं, बाद में फिर और इसका विस्तार भी करेंगे ताकि उनको बिक्री के लिए बाजार मिल जाए। आपकी बेटी हमारी बेटी, ये जो योजना है इसमें भी शिकायतें मिलती थी कि पैसा हमको समय से मिलता नहीं है। उसको हमने पीपी उसके साथ जोड़ दिया है, और प्रोएक्टिव मोड में केवल उनको अपना जो शादी का कार्ड वो उसमें डालना है। फिर शादी के कार्ड के समय जिस दिन शादी होगी उस दिन कोई भी अधिकारी जाएगा और होती शादी के बाद एक चेक देके आ जाएगा। कितने दिन पहले अपलोड करना? वो तो जब उनका कार्ड छपेगा, चाहे 4 दिन पहले महीना पहले भी चल रहा हो, जिस दिन तय 4 दिन पहले होती है शादी, फिर क्या करोगे? इसलिए हाँ कर लेगा वो तो पोर्टल काम करेगा प्रोएक्टिव होके डीसी ऑफिस से। आखिर वहीं सबने देखना है। ये छोटी योजना है। प्रोएक्टिव का मतलब है कि लोकल लेवल पर ही उसका निरीक्षण होगा। स्टेट पर हम मंगाएंगे, उसकी पहले उसकी जांच करेंगे शादी हो रही कि नहीं हो रही है। एक बार हो जाए, अब वो जमाने चले गए जब इन बातों की जरूरत नहीं होती थी, और हमें तो कभी जरूरत पड़ी ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज कराई और 4 दिन बाद फिर दूसरी बार कराई, ऐसा नहीं है। एक बार दे के फिर चेक करेंगे कि वो शादी वही बनी रहे। चलिए, एक गिग वर्कर्स, ये एक नया क्षेत्र है। ये जो आजकल होम डिलीवरी वाले जो कंपनीज वो सप्लाई करती हैं गुड्स की, सामान की, कंज्यूमर्स, उनकी बहुत बड़ा एक वर्ग हो गया है। उनको सहायता के नाते कोई बहुत बड़ी योजना उसकी नहीं थी, ऑर्गेनाइज भी अभी नहीं थे, तो उनको ऑर्गेनाइज करके और हम उसकी सहायता के लिए उनको जो स्कूटी है या उनकी जो छोटा कोई वाहन है जिससे उनको डोर टू डोर जाकर सप्लाई करना होता है, उसके लिए अप टू 45,000 रुपया उनको बिना ब्याज के सरकारी गारंटी पर वाहन के लिए ऋण दिलवाया जाएगा, और 5,000 रुपया उसको सब्सिडी दी जाएगी। अर्थात 50,000 रुपये तक का जो वाहन है वो उसको इसमें वो ले सकेगा। 45,000 रुपया पे बैक करेगा विदाउट इंटरेस्ट, और 5,000 रुपया सब्सिडी। इसको डिटेलिंग करनी है, लेकिन साल में हो ही सकता है 45,000। जो आदमी कमाता तो 45,000 का मतलब 5-5 हज़ार करेगा तो 9 महीने में कर देगा। ब्याज लगा के युद्ध में शहीद हुए सैनिक, ई स्कूटी, युद्ध में जो सैनिक होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान अपने यहाँ देश रक्षा में रहता है। अभी तक उनको जो पैसा सहायता के नाते परिवार के लोगों को मिलता था 50 लाख रुपया, उसको बढ़ा करके 1 करोड़ रुपया कर दिया है। और इसी प्रकार से जो स्वतंत्रता सेनानी जो आज बचे हैं बहुत कम मात्रा में हैं, क्योंकि 1942 में आईएनए के जो लोग थे या 47 से पहले की भूमिका जिनकी थी, वो हमारे रजिस्टर के हिसाब से तो केवल 4 ही लोग बचे हैं, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों, उनकी विधवाएं, ऐसे सब मिला करके 470 लोग हैं जो पेंशन पहले ले रहे हैं 25,000 रुपये महीना। उनको हमने अब 50,000 रुपये महीना कर 40,000 रुपये महीना कर दिया, 25 से 40,000। नहीं, वो सैनिक पैरामिलिट्री, ऐसा पुलिस के लिए योजनाएं अलग से बनी हुई हैं। पहले ही वो 1 करोड़ से ज़्यादा उनको इसलिए मिल रहा है कि उनके सबके जो सैलरी अकाउंट है वो बैंक में जमा कराएं, और बैंक की एक ऑफर हमको मिल गई थी कि वो 1 करोड़ रुपया वो देंगे, 50 लाख रुपया हम दे रहे हैं, तो उनको 1.5 करोड़ रुपया पहले से मिल रहा है। अब ये योजना मुझे नहीं लगता कि कोई सैनिकों के लिए है, आर्मी के लिए ज़रा पता करें कोई बैंकों की योजना ऐसी है क्या कोई? कल बात हो रही थी रात में, अभी हमने ये सैनिक आर्मी और पैरामिलिट्री उनके लिए किया।
पब्लिक हेल्थ की भी कई योजनाएं वहाँ बताई हैं, सब उन्हें को पता ही है। इसमें मोटे रूप से इनकी जितनी भी मशीनरी है, जो पंप्स हैं, वो सारे एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स इसके ऊपर लगेंगे। सरकारी सभी जो भी प्रकार की मोटर्स के ऊपर कंजम्पशन पावर की होती है, तो एनर्जी एफिशिएंट 3 स्टार मोटर्स सबके लिए अनिवार्य कर दिया है, ताकि उससे बिजली बचेगी। एक योजना किसानों के लाभ के लिए वो हमने की है कि जो आबियाना है, बहुत थोड़ी मात्रा में आबियाना लिया जाता था और इसकी भी डिफ़ॉल्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा रह जाती थी, उतना ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं हो पाता था। पटवारी भी अपने कोई बहुत उसकी परवाह करते नहीं थे, और हमने भी सोचा कि इसका बहुत बड़ा उपयोग भी नहीं है, क्योंकि आबियाना अंग्रेज़ के समय तो एक मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता था, एक टैक्स वही होता था उनका। अब आबियाना के रूप में तो बहुत नॉमिनल सा आता है, उसमें हमने सब उसको मुफ्त कर दिया, फ्री कर दिया है। और 140 करोड़ रुपया जो बकाया है वो पिछला समाप्त, और आगे भी 54 करोड़ रुपया हर वर्ष का जो इसकी कलेक्शन का एक बनता था, वो भी वो खत्म। तो कोई अभियान नहीं है। कोई आबियाना नहीं। अभियाना बाकी वर्गों से लिया जाएगा, किसानों से नहीं। किसान एग्रीकल्चर, हाँ, किसान जो खेती, हाँ खेती का, एग्रीकल्चर कृषि उद्देश्य के लिए जो हाँ हाँ, अब इंडस्ट्री में लेते हैं, को जाता है। ले गए। हाँ, जैसे अभी ये पीने के पानी का होता है, वो भी खर्च नहरी विभाग लेगा ही, हाँ वो लेगा। केवल आबियाना यानी कृषि के ऊपर जो नहर से पानी लेते थे उनके ऊपर नहीं, एक आबियाना होता है, एक वाटर चार्जेस होते हैं। अल्टीमेटली तो वो भी एक वाटर चार्जेस ही है। आबियाना भी उसका नाम, हाँ उसका नाम आबियाना है। आब मतलब पानी, आप इस वाटर पानी से मिलने, पानी के बदले में मिलने वाला जो खर्च है वो वाटर चार्जेस अंग्रेजी में कह दिया, उर्दू में आबियाना कह दिया, वो पुराना। हाँ उनका माफ कर। नंबर ऑफ फार्मर्स तो पता नहीं, लेकिन राशि मैंने बताई कि 140 करोड़ रुपया तो पिछला है, और 54 करोड़ रुपया हर साल का जो आता है वो खत्म। 4299 गांव है 4299, तो उन गांव में ये सारा खत्म कर दिया। जहाँ नहरी पानी लगता है। फिर तालाबों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने 2 साल पहले लिया था, तालाब अथॉरिटी, उसमें भी अच्छी सफलता मिली। और संयोग से प्रधानमंत्री जी ने भी अमृत सरोवर नाम से योजना शुरू की थी कि हर जिले में 75 थे कि लोकसभा में, हाँ 75 थे, तो वो संख्या को हम पार करते हुए, और हमने अभी लगभग 14 से कुछ ऊपर तालाब तो उस प्रकार के हम कर चुके हैं, और 2494 तालाबों का सुधार और नवीकरण ये इस वर्ष के लिए लिया है। कुल मिलाकर के 18,000 तालाब हैं, और एक बड़े बड़े गांव के तालाब तो जो प्रदूषित और जो इस प्रकार के ओवरफ्लो थे, उनका काम पहले लिया है ताकि समस्याएं खत्म हो। फिर बाद में छोटे तालाब या सूखे तालाब या जो पानी नहीं भरता था उनका, कुछ तालाब अब मिट्टी से इतने भर गए थे कि उनको भी मिट्टी खोद करके तालाब की शक्ल में लाना, ये भी अब आगे कर रहे हैं। गरीब लोगों को जो मंथली बिल जो लगते हैं बिजली के ऊपर 2 किलोवाट तक, ये जो मंथली चार्जेस 115 रुपया महीना ये लगता था। यानी 115 से नीचे अगर बिल आता तो मिनिमम 115 देना पड़ेगा। 115 से ऊपर हो जाए, लगभग 57 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति परिवार अगर आता है, उससे नीचे तो 115 लेंगे। 57 से ऊपर वो 115 से ज़्यादा फिर बिल का रेट होता था, फिर 115 खत्म हो जाता था। हाँ, अब हमने उस 115 को ख़त्म कर दिया। खास करके जिनका 57 यूनिट प्रति महीने से कम खर्च है, उनको केवल बिजली का बिल जो जाएगा वही, यानी अगर 20 यूनिट है तो 20 यूनिट का पर महीना 20 रुपये ही जाएगा। पहले 50 यूनिट तक 1 रुपया था, अब जितना यूनिट है 57 यूनिट को भी लगभग 50 रुपया एक, और 7 यूनिट का 1.5 रुपये 2 रुपये के हिसाब से 14 रुपया, हाँ, यानी कुल मिला के 60-65 रुपया उसको जाएगा 57 यूनिट। टेलीस्कोपिक जो है वो नीचे तक ले आए। टेलीस्कोप नहीं रहा, अब तो क्या है कि जो फिक्स चार्ज था वो खत्म कर, हाँ मिनी वाला था वो खत्म कर दिया। अब एक्चुअल जितना बिजली का बिल खर्च होगा, एक्चुअल कंजम्पशन, हाँ वही होगा, वो खत्म हो गया, और इससे बड़ी राहत लोगों को मिल जाती है। हाँ घरेलू 2 किलोवाट तक, और इससे 180 करोड़ रुपया साल का ये उनकी बचत होगी, जो यूटिलिटीज़ को अपने उसमें एडजस्ट करना होगा। तो हमने यूटिलिटीज़ को निवेदन ही करना पड़ता, निवेदन किया है कि भी इसको आप अपने टैरिफ में जमा कर लो। बहुत बड़ा खाता है, उसमें 180 करोड़ की बात नहीं है, और फिर भी अगर हमारी बात नहीं माने
तो हम सब्सिडी दे देंगे। लेकिन मुझे लगता है हमारे पास एक हैं? नहीं, वो है एक प्रावधान कि सरकार कोई बात लिख के भेजे उनको तो वो कंसिडर करते हैं कि अगर उनके प्रीव्यू में हो तो। बहुत बड़ी राशि होती है तो नहीं मानते। ऐसा बहुत बड़ी राशि हो तो उनके लिए भी कठिन है ना, क्योंकि अगर बड़ी राशि हम करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। नहीं, बस ये बताया ना 160 करोड़ का ज़्यादा बात नहीं है, वो कर ही लेंगे, कोई खास बात नहीं। चलिए, गांव की फिरनियों से बाहर बिजली कनेक्शन घरेलू, ये भी अपने आप में एक विषय था जो पहले 150 मीटर तक कहा हुआ था कि 150 मीटर तक केवल उनको चार्जेस देने पड़ते थे। कौन से? सर्विस कनेक्शन, कंज्यूमर सर्विस कनेक्शन। अब उसका दायरा कर दिया है 3 किलोमीटर तक। 3 किलो नहीं, पहले तो कनेक्शन देने का भी 1 किलोमीटर तक होता था, उसके बाद तो कनेक्शन देते ही नहीं थे। अब उसको 3 किलोमीटर तक कर दिया, कनेक्शन मिल पाएगा पॉइंट फिरनी। हाँ, लेकिन उसमें खर्च जो था वो 150 मीटर तक ये जो होता था उसके अंदर उसको अगर ट्रांसफार्मर लगाना होता था तब भी कंज्यूमर देता था, और उसका पैसा लगता था सिर्फ कंज्यूमर सर्विस चार्ज का, सर्विस कनेक्शन चार्ज उतना लगता था। अब वो 150 के बाद जो सारा पैसा है वो कंज्यूमर को देना पड़ता था सारा, अप टू 1 किलोमीटर। लेकिन अब 300 के अंदर सिर्फ उसको सर्विस चार्ज तो देना पड़ेगा, लेकिन 300 मीटर के बाद 3 किलोमीटर तक वो ही देना पड़ेगा कंज्यूमर को। यानी चांस उसके 3 किलोमीटर तक बन गए, छूट उसको 300 मीटर तक हो गई 150 के बजाय। लगभग सारी कहानी इसमें कवर हो सकती है। काफ़ी कवर हो जाएंगे, हाँ, कोई बचेगी नहीं। और इसमें भी ट्रांसफार्मर जो है पहले कंज्यूमर को लगाना पड़ता था, अब 300 मीटर के अंदर भी होगा तो निगम लगाएगा। 300 के बाहर तो लगाएगा, लगाएगा अंदर भी 300 मीटर तक भी, यानी 300 मीटर के अंदर की छूट है वो मैं गिना रहा हूँ कि वो 300 कर दिया। और उसमें छूट भी एक दे दी कि पहले हैं, हाँ, पहले 150 के बाद, अब 300 के बाद, अब 300 के बाद, हाँ। लेकिन वो जो जैसे कि विधानसभा के अंदर बोले थे कि अगर 310 हो जाता है तो पूरे 310 कर लेते हैं, वो 300 माइनस नहीं करते, तो वो इसमें नहीं क्या? क्योंकि विधानसभा में हाँ, समझिए एडिशनल तो लेते हैं, पूरा ही लेते हैं। थोड़ा इसमें विचार कर लेंगे, क्योंकि वरना तो वो बहुत माइक्रोस्कोपी वो चोरी करता रहेगा। मेरा 300 नहीं है, 299 है। सबको 300 का बेनिफिट चला जाएगा। 350 मीटर पे है, 50 मीटर की वजह से उसको 350 सर, इसको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज हाँ 300 का बेनिफिट सबको चला जाएगा, वो भी तो जाएगा तो फिर जाएगा, उसमें क्या। इसमें विचार करेंगे। जब इतना सब कर रहे हैं तो ये भी कर देंगे, क्या बात। नहीं, आपने ठीक विषय ध्यान कराया, वरना चोरी बहुत बढ़ जाती है। और फिर वो क्या है कि आपस में हो जाती, गोलबंदी हो जाती है, वहाँ के कंज्यूमर की भी और साथ में एम्प्लाई, हाँ, एम्प्लाई भी, वो सब मिल जाते हैं। फिर कौन चेक करने जाएगा? ना तो अनुराग रस्तोगी जाएंगे, ना हमारे पावर सेक्रेटरी जाएंगे। करना तो आपके यही है। नहीं, ऐसे कुछ समस्याएं जो होती हैं उसको हम ध्यान करते हैं। ई रिक्शा का अपने आप में एक विषय होता था, उनका हर साल रजिस्ट्रेशन का चार्जेस लगते थे। तो उनकी एक डेपुटेशन मिला कि हर साल क्यों लगता है रजिस्ट्रेशन? हमारा रजिस्ट्रेशन एक टाइम हो गया तो हमने 1 टाइम कर दिया। पहली बार केवल रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसका चार्ज लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। और फिर हरियाणा रोडवेज़ का बताया कि इसमें भी 500 बसें ये नई बढ़ाई जाएंगी, और इसमें 150 तो HV AC हैवी व्हीकल AC बसें, 150। हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अच्छा, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, HVAC। और ऐसे 500 जो है वो स्टैंडर्ड डीजल। तो ऐसे 261 करोड़ रुपया इसके ऊपर जो है खर्च किया जाएगा। हाँ, किलोमीटर स्कीम की भी एक और योजना बना करके पहले जो चल रही है उसमें और वृद्धि करेंगे। अभी उसका टारगेट नहीं है, वो तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी। हम मोटे रूप से दोनों योजनाओं को कि अपनी सरकारी भी हों और इस प्रकार की प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाली या किलोमीटर स्कीम वाली, ये भी पैरेलल चालू करके रखनी चाहिए। उसमें कंपटीशन भी रहता है और हमको भी जानकारी रहती है कि भी क्या एक्चुअल में खर्च कितना आ रहा है, इनकम कितनी हो रही है, ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसी में से चीज़ें काबू में रहती हैं। PM कुसुम योजना के अंतर्गत जो सौर पंप लगाने की योजना, पहले हमने 70,000 पंप जो लगाने की योजना बनाई थी, उसमें भी 60,000 से ऊपर लग गए हैं।
और एक 70,000 नए पंप इसके लिए लगाए